दोस्तों, भारत बांग्लादेश के रिश्ते अब सिर्फ खराब नहीं हुए, दोनों देशों के बीच जवाबी कार्रवाई का दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की सत्ता में बड़ा बदलाव आया और उसके बाद भारत के सामने लगातार एक के बाद एक ऐसी चुनौतियां खड़ी हुई जिनसे नई दिल्ली और ढाका के रिश्तों में तनाव बढ़ता चला गया। अब भारत ने भी शायद तय कर लिया है कि हर कदम का जवाब दिया जाएगा। भारत सरकार ने बांग्लादेश की घेराबंदी शुरू कर दी है और इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं दिख रहा। सवाल यह है कि भारत अब बांग्लादेश को ऐसा कौन सा जवाब देने जा रहा है जिससे ढाका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या भारत ने अब अपनी रणनीति बदल दी है? क्या बांग्लादेश को आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक मोर्चे पर दबाव में लाने की तैयारी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शेख हसीना के बाद भारत बांग्लादेश रिश्तों में शुरू हुआ तनाव अब खुले टकराव की तरफ बढ़ रहा है? सब कुछ आपको बताएंगे, बस आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का स्पेशल सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज। दरअसल बांग्लादेश भारत पर बहुत से मामलों में निर्भर है। पानी से लेकर बिजली तक हर चीज में बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। इन दिनों जब से ये तारिक रहमान की सरकार आई है, वो पाकिस्तान की ओर ज्यादा झुकते दिखाई दे रहे हैं, चीन की ओर ज्यादा झुकते दिख रहे हैं और अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं। और ये तीनों मिलकर भारत को परेशान किए रखने का इंतजाम कर रहे हैं कि कुछ ऐसा करते रहो कि भारत में अशांति या फिर भारत को परेशानी रहे, भारत के डेवलपमेंट से ध्यान हटे और दूसरे मुद्दों पर जाए। 3 घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों में, उन पर जरा ध्यान दीजिए। पहली घटना हुई है तस्लीमा नसरीन, जो बांग्लादेश की लेखिका हैं, जिनको देश निकाला दे दिया गया। उनको पश्चिम बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सरकार थी कोलकाता में नहीं रहने दिया गया, कोलकाता से भी निकाल दिया गया था। तस्लीमा नसरीन सेकुलरिस्टों को बर्दाश्त नहीं है क्योंकि वो इस्लाम की खामियों के बारे में बताती हैं और कोई भी जो ऐसा बताता हो वो इस्लाम का दुश्मन नहीं होता, लेफ्ट इकोसिस्टम का दुश्मन हो जाता है। तो तस्लीमा नसरीन की वही स्थिति है कि सच बोलने की आज़ादी नहीं है। जब तक हमारे मुताबिक आप सच ना बोलें, हम जिसको सच कहते हैं उसको आप कहें तो आपकी वाहवाही। अगर आप वास्तविक सच बताने की कोशिश करें तो फिर हम आपको बर्दाश्त नहीं है, फिर आपके खिलाफ हम खड़े होंगे। तो तस्लीमा नसरीन की वापसी हो चुकी है कोलकाता में और उन्होंने कहा कि जब तक जिहादी तत्व है बांग्लादेश में तब तक भारत बांग्लादेश के संबंध सुधरने वाले नहीं हैं, बांग्लादेश की स्थिति नहीं सुधरने वाली। दूसरी घटना हुई, शेख हसीना वाजिद ने दिल्ली में एक कार्यक्रम किया। ये दिल्ली आने के बाद से उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। इससे बांग्लादेश को बहुत परेशानी हुई, तुरंत ऐतराज जाहिर किया गया। हालांकि भारत सरकार ने कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं है, ये उनका निजी कार्यक्रम था, भारत सरकार की ओर से कोई आयोजन नहीं किया गया था। वो क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं, वो उनको बोलने की स्वतंत्रता है। इसमें शेख हसीना ने यह भी कहा कि वो दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने की सोच सकती हैं और हो सकता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है उनको मार दिया जाए, फिर भी वो बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। इस बात से तारिक रहमान और बांग्लादेश में उनके जो साथी हैं उनको बहुत परेशानी। अभी चुनाव हुआ है जिसमें उनकी पार्टी जीती है, कैसे जीती है ये सब आप शायद जानते होंगे। अवामी लीग जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, शेख हसीना वाजिद की पार्टी थी, उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। तो देश की नंबर 1 पार्टी चुनाव नहीं लड़ी और नंबर 2 और नंबर 3 पार्टियां लड़ी, तो जाहिर है कि नंबर 2 को जीतना था, सो वो जीत भी गई। अब शेख हसीना अगर वापस जाती हैं तो ये अंदाज़ा लगेगा कि बांग्लादेश के लोग जो पार्टी सत्ता में है उसके साथ हैं या शेख हसीना के साथ। उनके साथ जो लोग बांग्लादेश से निकले थे वो भी उन्होंने कहा कि वापस लौटना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ये नहीं चाहेगा, पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा। अमेरिका नहीं, और अमेरिका की डीप स्टेट ने मोहम्मद यूनुस को स्थापित किया। देखिए कैसे चुनते हैं मुद्दे। ये तख्ता पलट के लिए एक जेन्युइन मुद्दा चुनते हैं। जो बांग्लादेश में कौन सा मुद्दा चुना गया? मुक्ति योद्धाओं के लिए सरकार ने सरकारी नौकरियों में 35% रिजर्वेशन की घोषणा कर दी। उसको लेकर आंदोलन शुरू हुआ। सरकार ने आंदोलनकारियों की बात मानी और उसको 35% से घटाकर 5% कर दिया। आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद आंदोलन बढ़ा ही नहीं और हिंसक हो गया और उस हिंसा की आड़ में शेख हसीना की सरकार पलट दी गई और मोहम्मद यूनुस, जो कभी ग्राम सभा का चुनाव तक नहीं जीते, जिनकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं थी, उसको अमेरिका से लाकर देश का अघोषित प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसको जो पदम दिया गया वो सलाहकार का, लेकिन वो प्रधानमंत्री के रूप में
काम कर रहा था और वो सपने देखने लगा कि भारत की चिकन नेक काट देगा। उसको अमेरिका से लाकर देश का अघोषित प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसको जो पद दिया गया वो सलाहकार का, लेकिन वो प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहा था और वो सपने देखने लगा कि भारत की चिकन नेक काट देगा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से काट देगा, चीन की गोद में जाकर बैठ गया। अमेरिका का कठपुतली तो पहले से था, तो भारत के लिए समस्याएं पैदा कर रहा था। पाकिस्तान को न्योता देने लगा, आईएसआई के चीफ जो हैं बांग्लादेश आने लगे, ये सब होने लगा। लेकिन तारिक रहमान के आने के बाद से कोई स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया हो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस की तरह नहीं है, लेकिन भारत के लिए शेख हसीना की सबसे बड़ी उपयोगिता ये थी, सबसे अच्छी बात ये थी कि वो भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ कभी नहीं गई। चीन का भी प्रभाव था उन पर, चीन से भी संबंध थे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं होने दिया कि चीन का प्रभाव बांग्लादेश पर भारत से ज़्यादा हो जाए। दूसरा, अमेरिका एक आइलैंड चाहता था अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए, वो देने से उन्होंने मना कर दिया और वो कारण बना उनकी सरकार जाने का, उनके तख्ता पलट का। तो अमेरिका, चीन, पाकिस्तान तीनों मिलकर भारत के आसपास इस तरह की घेरेबंदी करना चाहते हैं कि भारत हर समय परेशान रहे, असुरक्षित रहे। ये बात भारत सरकार को अच्छी तरह से समझ में आ रही है। तो मैंने 2 घटनाएं बताई। तीसरी घटना ये, 2 घटनाएं जो हुई वो शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं, लक्ष्य है उस पर है। तीसरी जो घटना है बांग्लादेश के संदर्भ में बात करें तो वो घुसपैठ की है। ये दशकों से चली आ रही समस्या है और ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती गई पोलिटिकल प्रोटेक्शन के कारण। तो सबसे बड़ी समस्या हो रही थी कि ये जो घुसपैठी आते थे ये फर्जी तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते थे। तो संसद में सरकार एक कानून लेकर आई बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का। दोनों के रजिस्ट्रेशन का कानून अब बन चुका है। अब कोई भी जन्म या मृत्यु होने के 1 महीने के अंदर आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 1 महीने में आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जैसे जैसे देर होती जाएगी वैसे वैसे अप्रूवल देने वाली अथॉरिटी का लेवल बढ़ता जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद अब देश में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना लगभग असंभव हो जाएगा। इससे बांग्लादेशियों के घुसपैठ की समस्या भविष्य में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब भारत के सामने समस्या ये है कि जो आ गए हैं उनका क्या करना है। तो उनकी पहचान जो डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश कर रहे थे उसका भविष्य में इस कानून से असर तो रोक दिया गया, लेकिन अभी जो है उसको उनकी पहचान करना यानी डिपोर्ट करना, डिटेक्ट करना, डिटेन करना, ये तीनों डी जो है ना भारत सरकार की नीति का हिस्सा हो गए। अब इसकी वजह से बांग्लादेश के लिए मुश्किल हो रही है। मुश्किल क्यों हो रही? बड़ी संख्या में उनकी आबादी भारत आती थी, उनकी इकोनॉमी पर दबाव कम पड़ता था। बांग्लादेश बॉर्डर से मवेशियों की, ड्रग्स की, हथियारों की स्मगलिंग होती थी। बांग्लादेश को उसका आर्थिक लाभ मिलता था, वो बंद हो रहा है। बॉर्डर पर फेंसिंग शुरू हो चुकी है। ये चौथी बात है, जैसे ही पश्चिम बंगाल में सरकार बनी वैसे ही ज़मीन जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हैंडओवर कर दी गई कि फेंसिंग कीजिए। फेंसिंग का काम बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो फेंसिंग के कारण घुसपैठ और बंद हो जाएगी। ये सब कारण है। बांग्लादेश को झुका सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम जो होने जा रहा है, बांग्लादेश और भारत के बीच में दिसंबर 1998 में एक नदी जल समझौता हुआ था कि दोनों देशों में नदियों के जल का बंटवारा कैसे होगा। खास तौर से जो ड्राई सीजन होता है, 1 जनवरी 31 मई का वो समझौता 30 साल के लिए हुआ और दिसंबर 2026 में वो खत्म हो रहा है। अब उसके रिन्यूअल का समय आ रहा है। भारत कह रहा है कि हम इसको रिन्यू करने से पहले रिव्यू करेंगे, हम अपना नुकसान करके बांग्लादेश को ज़्यादा पानी नहीं देंगे। अब आप देखिए, बिजली के मामले में बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। इस संधि के रिव्यू के बाद बांग्लादेश पानी के लिए तरस सकता है। अगर भारत तय कर ले तो बांग्लादेश की जो कहें ये गुट्टी है वो भारत के हाथ में। बांग्लादेश के लिए मुकाबला करना, बांग्लादेश के लिए भारत के खिलाफ जाना अब दिन पर दिन मुश्किल होने वाला है। जिस तरह की तैयारी सिलीगुड़ी में और दूसरी जगहों पर भारत की है, जिस तरह से तैनाती हो रही सेना की, वायुसेना की और उसके अलावा नौसेना की, बांग्लादेश के लिए लगातार पाकिस्तान का साथ मिले या चीन का साथ मिले, भारत के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल होता जाएगा। बांग्लादेश के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ी परेशानी होगी अगर वो भारत के विरुद्ध जाना चाहेगा, भारत से लड़ाई लड़ना चाहेगा। हालांकि भारत से लड़ाई लड़ने की उसकी हैसियत नहीं है, लेकिन भारत को इरिटेट करते रहने की उसकी हैसियत ज़रूर है, परेशान करने की, भारत के दुश्मनों से मिल जाने की, भारत के दुश्मनों को रियायत दे देने की, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। इस तरह के काम बांग्लादेश की मौजूदा सरकार अब से पहले 100 बार सोचेगी
ये जो कदम उठाए गए हैं वो बांग्लादेश को झुकने को मजबूर कर देंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रही हैं, फिलहाल आगे क्या कदम और उठाए जाएंगे इस पर नज़र है। बाकी आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताएं। नमस्कार।